प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के मंत्री हमेशा प्रचार पर रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीते कुछ दिनों से सक्रियता कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, जबकि वास्तविकता प्रचार से उलट है, जिसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए। ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता आनंद शर्मा का। पीसीसी मुख्यालय में विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने पहुंचे शर्मा ने कहा कि 2 करोड़ सालाना रोजगार का वादा करने वाली मोदी सरकार के राज में 20 से 24 आयु वर्ग में बेरोजगारी की दर 42% है। उन्होंने कहा कि जनता से जो वादे किए उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। 9 साल के बाद दावे करने का उपलब्धियों की केवल महत्व नहीं है, प्रजातंत्र का क्या मतलब है? जो सत्ता में होता है, जनता का विश्वास, कुछ नीति वायदे वचन दे के आते हैं, उसका जवाबदेही बनती है। शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार को जो फैसले लेने चाहिए थे वो नहीं लिए और जो नहीं लेने चाहिए थे वो फैसले ले लिए गए। इसलिए पहले 500 और 1000 का नोट बंद कर उससे बड़ा 2000 का नोट लाए, जिसका हमने विरोध किया था, और आज उसी नोट को बंद कर दिया। सरकार इस सच को छिपाती है कि उनकी गलत नीतियों के चलते देश में अर्थव्यवस्था की कमर टूटी है। कितनी ही छोटी इकाइयां और उद्योग धंधे बंद हो गए। भारत की जीडीपी 2% गिर गई। नोटों के लिए कतारों में लगने से मौतें हुई। इसका जवाब प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को देना चाहिए। एक दशक के अंदर जिस देश ने अपनी जीडीपी को 4 गुना किया इतिहास में, वो भारत था। कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। तो बड़ी बड़ी बातें कहने से पहले जरा सच्चाई लाएं, पुराने इतिहास को सम्मान से याद करें। उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी गहलोत के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार में है। इस पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। अंदर 27% बेरोजगारी हो गई है। ये पहले के जो प्रतिशत से उसके कहीं बढ़ गई है। ये सवाल गहलोत साहब से पूछना चाहिए, क्योंकि 4.5 साल से गहलोत साहब यहाँ सत्ता में है। उनको इस बात का जवाब देना चाहिए। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछा कि क्या देश में पहले आईआईटी, आईआईएम और स्पेस साइंस जैसे उच्च शिक्षण संस्थान नहीं थे? देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं था और हरित क्रांति इस देश में नहीं हुई थी? क्या ये सच्चाई नहीं है कि भारत अनाज के क्षेत्र में, खाद्यान्न में आत्मनिर्भर था? हरित क्रांति के बाद, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, क्या भारत अंतरिक्ष में नहीं गया था? आर्यभट्ट कब गया था? कांग्रेस लगातार इस तरह के सवालों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भाजपा को घेर रही है। कांग्रेस ने जहां कोरोना वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार से सवाल पूछे, वहीं ये भी कहा कि केंद्र सरकार और पीएम मोदी को प्रचार के बजाय देश के सवालों का जवाब देकर हकीकत बतानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। जन टीवी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे मोदी सरकार के 9 साल, कांग्रेस के 9 सवाल। देश के करीब 35-36 शहरों में कांग्रेस बारी बारी से प्रेस ब्रीफिंग कर रही है, मीडिया से मुखातिब होकर के, और केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर के सवाल उठा रही है। ब्लैक पेपर भी कांग्रेस ने जारी किया है और राज्यों में जाकर के बताया जा रहा है कि कांग्रेस के सवाल क्यों महत्वपूर्ण हैं और सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। उधर सरकार का साफ कहना है कि कांग्रेस अपनी मर्यादा और नैतिकता खो चुकी है, लिहाजा सवालों का जवाब देना उचित नहीं है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त माधुराम चौधरी जी भाजपा से हैं, कांग्रेस से आरसी चौधरी साहब हैं, हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। चौधरी साहब, आपके पास आना चाहूंगा। आरसी चौधरी जी, 9 साल 9 सवाल। हालांकि आपके पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि 900 सवाल भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर सरकार दे तो 9 सवाल ही काफी होते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को खुद को उन सवालों का उत्तर पहले देना चाहिए कि खुद के कार्यकाल के दौरान क्या रहा। युवराज जी, मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी जो लोकतंत्र होता है, अगर लोकतंत्र के अंदर सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष नहीं होता, विपक्ष का जो शब्द है, जितने भी जो संसदीय प्रणाली के जो लोग हैं, जिन्हें संवैधानिक बीमा का जो ध्यान है, उन्होंने भी इन शब्दों का कभी कोई प्रयोग नहीं किया।
लोकतंत्र बिना विपक्ष के पूर्ण भी नहीं हो सकता। और हमें 1962 का वो दौर और वो युद्ध याद है जब भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद अटल बिहारी वाजपेयी के एक पत्र मात्र पे युद्ध के दौरान संसद का सत्र आहूत किया जाता है और उन प्रश्नों का जवाब दिया जाता है। आज लेखा और जोखा, राजस्थान नहीं पूरे देश की जनता ने आपको 5 साल के लिए चुना। 5 साल का लेखा जोखा आपको जनता की अदालत में रखना चाहिए। जब आप 9 साल का जश्न मना रहे हैं तो जो पर्सन होते हैं, जो जनता की अदालत के पर्सन हैं, वो सरकार से पूछना प्रतिपक्ष का दायित्व है, उसका कर्तव्य है। और सरकार बड़ी विनम्रता के साथ में, उन्हें जवाबदेही के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में उनका जवाब दे, ये लोकतंत्र को पूर्ण करता है। लेकिन आज हमने जो पर्सन पूछ रहे हैं, क्या वो पर्सन इस राष्ट्र के लिए पर्सन नहीं है? क्या देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक असमानता की खाई बढ़ती जा रही है, लोगों को गरीबी में धकेला जा रहा है, चंद पूंजीपति मित्रों की अप्रत्याशित उनकी दौलत में वृद्धि हो रही है, अगर हम इसको नहीं पूछेंगे तो कैसे राष्ट्र आगे बढ़ पाएगा? कृषि है, किसान है। देश के प्रधानमंत्री ने 2022 में बोला था कि 2022 तक हम उनकी आमदनी दुगुनी कर देंगे। आज लागत दुगुनी हो गई, आमदनी नहीं हो रही। आत्महत्याओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कृषक मजदूरों के आत्महत्याओं के आंकड़े बढ़ रहे हैं। क्या इस देश के अन्नदाता का प्रश्न पूछना है सरकार से हमारा दायित्व नहीं, कर्तव्य नहीं? जवाब देना क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं? आज मित्रवाद के कारण देश में जो भ्रष्टाचार चरम पे चढ़ रहा है, जहां पे 20 हजार करोड़ सेल कंपनियों के माध्यम से एक कंपनी में आ जाते हैं, सार्वजनिक उपक्रम की LIC और SBI जैसे बैंक है, उनका निवेश उनमें कर दिया जाता है, लोगों की लाखों करोड़ की गाड़ी कमाई स्वाह हो जाती है। क्या आरसी चौधरी जी, मैं जवाब दिलवाता हूँ माधवराम जी से। माधवराम जी, यही सवाल हैं जो आरसी चौधरी जी पूछ रहे हैं, वही कांग्रेस पूछ रही है। और एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कांग्रेस लगातार यह बात कह रही है कि क्या विपक्ष का सवाल पूछना मर्यादाहीन है, अनैतिकता है, या फिर हम सीमा लाग रहे हैं? ये विपक्ष को अगर मजबूती के साथ में नहीं सुना जाएगा तो डेमोक्रेसी का सिस्टम क्या रह जाएगा? देखिए योगेंद्र जी, सवाल विपक्ष का पूछना और विपक्ष का रहना ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है, परंतु आप पिछले 9 सालों में जिस प्रकार विपक्ष का बर्ताव रहा है, सदन में आपने देखा है किसी भी चीज को हल्ला करके और उसको बात नहीं करना, बात के अंत पहुंचाना नहीं, बार बार कहने के बाद में भी लोकसभा चलने नहीं देना, ये तो पिछले 9 सालों का इनका क्रम जारी रहा है। जहां तक लोकतंत्र और जनता की बात है, 5 साल में मोदी जी ने जब चुनाव दोबारा लड़ा तो कहाँ 172 पर 303 सीटें देके और जनता ने विश्वास व्यक्त किया, मैंडेट दिया। रही बात काम करने की, जिन पे ये बताना चाह रहे हैं, चाहे किसान, बेरोजगार और मजदूर, सभी की बात हो, सबका समान विकास, सबका विश्वास और सबका साथ लेके मोदी जी ने चलने का प्रयास किया है। कोविड का समय था, पूरी दुनिया, मैं कहना चाहूंगा कि WHO ने यह व्यक्त किया था कि हिंदुस्तान की हालत ऐसी हो जाएगी कि यहाँ ऐसे लाशें बिछ जाएगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी जी को कि पूरे देश का मैनेजमेंट और लोगों को विश्वास लेके जिस प्रकार कोविड का मैनेजमेंट हुआ, वैक्सीन की, आज मैंने देखा कि आनंद जी शर्मा इनके प्रवक्ता यहाँ पे जो आए वो बता रहे थे कि वैक्सीन पहले ही बनती थी, पहले वैक्सीन बनी है 38 साल में। एक पोलियो की दवा, यहाँ वैक्सीन आने में कितने साल लगे? आपने देखा बहुत सारे वैक्सीन थे, उनको आने में कितने साल लगे और इस वैक्सीन को आने में कितने साल लगे। आज दुनिया में अपने वैक्सीन की सप्लाई की है और वैक्सीन दूर से देशों को साथ साथ भारतीय प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन पहुंचाने 250 करोड़ 230 करोड़ वैक्सीन लगाना अपने आप में उपलब्धि है। कृषि की मैं एक बार जवाब देना चाहूंगा। माधवराम जी, आप उपलब्धियां बता रहे हैं, हम फ्लैश भी चला रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट का ये दावा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में 6000 रुपए सालाना किसान निधि में, सारी चीजें हम चला भी रहे हैं स्लाइड्स के जरिए। आरसी चौधरी जी के जो सवाल हैं, एक तो ये कि क्या हम नैतिकता और गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं सवाल पूछ करके, प्रतिपक्ष में सवाल पूछना गुनाह है, एक तो कांग्रेस ये जानना चाहती है। दूसरा, आपको एक आरोप पे जो लगाया अभी कि सार्वजनिक उपक्रम से हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में बेचा जा रहा है, अपने सीधा आरोप तो मित्रों के लिए लगाया जा रहा है कि अपने मित्रों को मोदी जी दे रहे हैं। मैं उस पर जानना चाहूंगा, क्योंकि आप जो बताना चाह रहे हैं वो चीजें हम चला भी रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, इनका विपक्ष का काम आरोप लगाना है, पर धरातल पे जाके इन चीजों को सोचना चाहिए। जब अडानी राजस्थान में आकर कोयले की, अगर यहाँ पे जो विद्युत विभाग ठेका देता है, मात्र एकल ठेका दिया जाता है, उनकी रेटें पूरे देश में सबसे ज्यादा दी जाती है, तब अडानी कहाँ होता है?
आज आप यहाँ पे अडानी को हजारों बीघा जमीन जैसलमेर में अलॉटमेंट कर देते हैं, तब क्या वो अडानी नहीं है? तो आप दोगली बातें करते हैं और दोगली बातें करते कि जनता को गुमराह करना चाहते हैं। तो सबको ये चीजें पता है कि भाई वो बिजनेसमैन आदमी है, जहाँ पे आता है, चाहे भारत में रहे चाहे यहाँ आवे, कोई भी प्रदेश में जाएंगे तो जो उनका काम है वो काम करेंगे। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष ने एक भी कोई भी विषय हो, चाहे संसद के उद्घाटन का मामला हो, जब इनको बुलाया गया तो इन्होंने मुद्दा बनाया कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया। तब अगर राष्ट्रपति जी के प्रति, आदिवासी के प्रति अगर इनकी संवेदना होती तो ये इनके सामने चुनाव क्यों लड़ाया? फिर यशवंत सिन्हा जी को क्या जरूरत पड़ गई आदिवासी के सामने? अगर आदिवासियों के प्रति इनकी संवेदना होती। देश के अंदर पहले बार आदिवासी को प्रधानमंत्री बनाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, तो उसके लिए ये धन्यवाद नहीं देंगे, उनके सामने चुनाव लड़ा दिया। तो ये तो इनकी फितरत है कि बार बार किसी भी ऐसे मुद्दे को बनाना, और मुद्दा जो जन मुद्दा नहीं होके ऐसा मुद्दा बनाना जिसे जनता से कोई मतलब नहीं है। आज संसद बनी है, पूरी दुनिया में अगर देखी जाने वाली चीज है। आज विपक्ष को साथ में आना चाहिए था, पर विपक्ष ने उसको भी मुद्दा बनाया। जब आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का उद्घाटन करते हैं तो बिना संवैधानिक पद के राहुल जी और सोनिया जी किस हैसियत से जाते हैं? जब राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का उद्घाटन होता है तब हम विपक्ष के नाते, हमारे कटारिया जी उपस्थित रहते हैं। हमने तो नहीं कहा कि राज्यपाल से आप कराइए। 80 करोड़ का कॉन्स्टिट्यूशनल भवन बन रहा है, 976 करोड़ का आज संसद बनी है, तो ये भी कोई छोटा बड़ा वो नहीं था। संवैधानिक आप बना रहे हैं क्लब, तो उसमें राज्यपाल को बुलाना चाहिए था ना। तो ये मुद्दे विहीन पार्टी है, बिना मुद्दों के मुद्दे उठाती है जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है। चलिए योगेंद्र, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बीजेपी और कांग्रेस, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर है, कोई नई बात नहीं है और ये बढ़ता चला जाएगा। राजस्थान में खासकर वजह साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भाजपा साफ कह चुकी है कि 2023 विधानसभा चुनाव में चेहरा नरेंद्र मोदी होंगे। अभी तक की जो स्थितियां हैं, कमल का फूल और नरेंद्र मोदी का ही हमारा आधार होगा, उसके नाम पर वोट मांगेंगे। जब मोदी ही चेहरा होंगे तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का अटैक भी सीधा मोदी जी पे ही होगा। तो ये यहाँ मुझे लगता है कि अन्य राज्यों से ज्यादा तलखी नजर आएगी। व्यंग तंज जो भी राजनीति के अंदर होगा, बयानों में दोनों तरफ से ओछापन भी आ सकता है। तो फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ी बात निकल करके आएगी। तो क्या लगता है आपको कि पब्लिक अभी कुछ कॉग्निजेंस ले पाती है कि, या मान के चलते हैं कि ठीक है तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, कोई खास बात नहीं है? देखिए, दो चीजें हैं। मोदी सरकार 9 साल पहले जिस तरह से पूरा जश्न मनाया जा रहा है, और प्रतिपक्ष का भी ये धर्म बनता है कि वो सत्ता पक्ष को लेवल में रखे, उस पर जो भी नीतियां हैं, कुछ गलत चीजें हुई है क्योंकि मामला पूरे देश का है। और लेकिन अगर राजस्थान की ही बात करें तो ये 5 महीने में नरेंद्र मोदी का चौथा दौरा होने वाला प्रधानमंत्री का। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी देखी जा सकती है कि क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं राजस्थान में नवंबर में, लेकिन उससे पहले यहाँ पर 1 महीने के जो कार्यक्रम चलने वाले हैं केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर, उसकी शुरुआत भी राजस्थान से ही हो रही है। ये जो 31 तारीख की जो महारैली है वो इसी का मैसेज है कि बीजेपी अक्सर 365 दिन चुनावी मोड में रहती है। तो लोगों को एक तो सीधा मैसेज ये दिया जा रहा है, और यहीं से जिस तरह से कांग्रेस, क्योंकि आनंद शर्मा जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी राजस्थान राजधानी में आके ही यहाँ मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। तो उधर जो केंद्रीय मंत्री है पीयूष गोयल, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। तो दोनों चीजें हैं, जनता इन चीजों को भी देख रही है। माना जाना चाहिए कि राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस लिहाज से भी अगर हम देखें कि प्रधानमंत्री की रैली के जरिए 1 महीने का जो कार्यक्रम चलाना चाह रही है बीजेपी, उसका आगाज भी यहीं से होगा, राजस्थान की धरा से ही। पीयूष गोयल जिस दिन है उसी दिन आनंद शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो जैसे मैंने कहा कि राजस्थान अहम क्यों है, एक तो प्रधानमंत्री के नाम की बात की जा रही है। जब प्रधानमंत्री ही फ्रंट लाइन में आकर के चुनाव लड़ेंगे, उनका नाम का उपयोग अगर बीजेपी करेगी, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का अटैक भी उन्हीं पर होगा। मैं आरसी चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 तारीख को भी आ रहे हैं। 1 महीने सांसद अपने क्षेत्र में जाएंगे, वहां प्रचार के लिए 2023 भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान का विधानसभा चुनाव है, 24 में लोकसभा का चुनाव है, जो पूरी तरह से बीजेपी, जैसे भी सहयोगी योगेंद्र कह रहे हैं कि चुनावी मोड पे बीजेपी रहती है, उस मोड पे बीजेपी जा चुकी है। आप लोग भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो राजस्थान में तलखी, तंज, व्यंग, ये सब चीजें तो दिखाई देगी, कहीं मुझे कोई नई बात नहीं लगती है। 31 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। आप लोग इधर 9 साल 9 सवाल की बुकलेट भी जारी कर चुके हैं। इस कैंपेन को आगे कैसे चलाएंगे? चलिए मीडिया के माध्यम से तो आप आ रहे हैं, क्योंकि ये सवाल आपसे इस वजह से है कि
मोदी आगाज उस अभियान का करेंगे कि 1 महीने तक बीजेपी के सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे। अब योगेंद्र जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं अंतिम चुनावी वर्ष के अंदर अपने एक महीने के लिए जाएं। हम तो चाहते हैं कि वो सदैव उस जनता के बीच में रहें जिसने चुन के संसद में भेजा है, और संसद सत्र के अंदर उस क्षेत्र की आवाज, उस राज्य की नुमाइंदगी जिसकी करते हैं, उसके हित की आवाज को मुखर करें और अपना की जनता के बीच में पुनः आए। लेकिन संसद के अंदर देश के जो सांसद हैं, जो राज्य के सांसद हैं, वो मौन नजर आते हैं, क्योंकि 2 लोगों की सरकार 2 लोगों के लिए काम कर रही है। जनता के मुद्दों पे जब हम चर्चा करना चाहें, विपक्ष पे दोष का ठीकरा फोड़ के और उस सदन से दूर भागने का काम करते हैं। हम सब ने देखे कि लगातार संसद की जो कार्रवाई है, किस प्रकार से संसद के जो दिन होते थे वो कम होते जा रहे हैं। जिस संसद को मंदिर मान के देश के प्रधानमंत्री ने उनकी सीढ़ियों पे जिसको नतमस्तक हुए, क्या उस संसद सिर्फ एक इमारत मात्र है? क्या उस संसद में जब डिसेंट नहीं होगी, डिस्कशन नहीं होगा इश्यूज पे, जब वाद विवाद नहीं होगा, तो फिर कैसे उसको पवित्र मंदिर का रूप हम दे पाएंगे? आज राजस्थान के अंदर जिस जगह पे अजमेर में देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 6 अक्टूबर 2018 को भी आए थे, उस समय तत्कालीन जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थे, उनके भी 20 मिनट तक उन्होंने खूब गुणगान किया, हम पे बहुत छींटा से की, हम पे इतनी ओछी जो कहा जाए वो सब की। लेकिन प्रधानमंत्री ने 6 अक्टूबर 2018 को अजमेर की दराज से ERCP की घोषणा की थी। उन 13 जिलों का जिक्र किया था, 2 लाख हेक्टेयर भूमि का जिक्र किया था जिससे सिंचित होगी, जहां पे 26% क्षेत्र, 40% आबादी, उसको तमाम तरह की ये सब बातें कही थी और उद्योगों के लिए भी जल देने की जो बात कही थी। आज 5 साल होने को जा रहे हैं, चुनावी समय पे तो आते हैं, लेकिन राजस्थान की जनता नहीं भूली है। 2014 में आपने भरोसा किया था, डबल इंजन की सरकार राजस्थान में बनाई थी। 2018 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो कहते थे अंगद का पांव है, 163 से उठा के 73 पे ला दिया। अब पुनः जवाबदेही और जिम्मेदारी के साथ में राजस्थान के लिए क्या किया उसका लेखा जोखा रख पाएगी राजस्थान के अंदर प्रधानमंत्री जी और उनके सांसद और उनके मंत्री, तो जनता उन पे विश्वास करेगी, वरना जनता आपकी डिमांड है कि मोदी जी आए तो राजस्थान के साथ में जो आपका कहना है वादे किए थे या ERCP को लेकर के अजमेर में जो जिक्र किया था, एक बार पुनः जिक्र करके उसे अमली जामा पहनाया जाना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री जब चुनावी सभाओं में जाते हैं और चुनावी सभाओं में जो बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी बातों का जिक्र करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद में हम उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अक्सर ये कहते हुए सुना है कि ये तो चुनावी जुमले थे, जो उनके जनता की अदालत में किए हुए वादे चुनाव जीतने के बाद में जो जुमले बन जाते हैं, तो जनता हिसाब मांगेगी। ये जनता पूछेगी कि 2014 में जब गैस का सिलेंडर 410 रुपए था, आज 1110 रुपए क्यों है मोदी जी? वो जनता पूछेगी कि जो 56 रुपए डीजल था, आज 93 रुपए क्यों है? वो जनता ये पूछेगी जो 71 रुपए पेट्रोल था, आज 100 पार क्यों है? जो खाने का तेल 60 रुपए होता था, आज वो 130 रुपए क्यों पार है? महंगाई इतनी कमर तोड़ है कि गरीब की जो गाड़ी कमाई है वो इस महंगाई ने लूट ली। जो GST है, इस देश का गरीब वंचित जो अंतिम आबादी है 50%, उसका 60% इनडायरेक्ट टैक्स में हिस्सेदारी है, और जो देश के 10% धनी लोग हैं उनका सिर्फ 4% उसके अंदर भागीदारी है। इस देश के गरीब के टुकड़े पे जो प्रहार है, उसकी जो रोटी पे प्रहार है, वो इस देश की जनता और राजस्थान की जनता पूछेगी, और नफरती, विभाजनकारी और सांप्रदायिक और ध्रुवीकरण की राजनीति को राजस्थान की जनता नकार के पुनः देश के अंदर एक मिसाल पेश करेगी। जी माधुराम जी, अभी आपने सुना कि ERCP एक मेन एजेंडा है, और मोदी जी जब आएंगे तो उसके बाद में मैं आपको बता भी देना चाहूंगा कि अगर जिक्र भी नहीं हुआ तो कांग्रेस का एक काउंटर अटैक आएगा कि ERCP पे मोदी जी कुछ नहीं बोल करके गए। महंगाई की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात की जा रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, केंद्र से एक जवाब देना चाहिए। देखिए योगेंद्र जी, अभी जब आनंद जी शर्मा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पीसी कर रहे थे तो किसी पत्रकारों ने उनसे पूछा, उनका जवाब नहीं दे पाए। RC साहब वहीं बैठे थे, मैंने देखा। उन्होंने कहा महंगाई की आप बात करते हैं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर वेट है तो पेट्रोल और डीजल में राजस्थान पे है। उसका कोई जवाब इनके पास में नहीं था। और ये राजस्थान के जो बात करते हैं कि राजस्थान की जो सरकार इनकी बनी, किन मुद्दों के साथ में बनी, किन
मुद्दों पे इन्होंने बात की, उन मुद्दों की बात नहीं करेंगे। ये केंद्र की में हम कह रहे हैं, केंद्र में हमने ऐसी बहुत सारी योजनाएं दी है जो जनता में हम कह सकते हैं कि अगर गिनाएंगे तो 36 योजनाएं मिल जाएंगी जिनका जनता को लाभ मिला, चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, सब किसान सम्मान निधि हो। परंतु जिन वादों के साथ में ये सरकार बना के आए, उन वादों की इनको बात करनी चाहिए कि हमने आज इतने वादे पूरे कर दिए कि किसान का ऋण माफी की बात की तो क्या ऋण माफ कर दिया, बेरोजगार भत्ते की बात की तो क्या इन्होंने पूर्ण कर दिया। 19 बार इनके पेपर आउट हो गए तो ये कहने साहब गुजरात में भी तो एक पेपर आउट हो गया। क्या दूर से स्टेट की तुलना करके अपने आप में बचना चाहता है ये? इनके मंत्री और इनकी राजीव गांधी स्टडी सर्किल सारे उस दायरे में है। इन्होंने सीबीआई जांच नहीं कराई, आने वाले समय में कभी कभी होगी तो सब लपेटे में आएंगे। इनके अगर जो आरपीएससी के मेंबर है वो जेल जा रहे हैं तो ये इनको भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा। इनके मंत्री खुद कह रहे हैं कि 40% से ऊपर राजस्थान में भ्रष्टाचार है, महिलाओं के ऊपर किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, और कोई भी आम जन यहाँ पे सुखी नहीं है। तो किस मुंह से ये यहाँ आके प्रेस करेंगे और मोदी जी से सवाल करेंगे? मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है। मोदी जी ने अगर कहेंगे अमृतसर से जामनगर रोड पूरे का पूरे राजस्थान क्रॉस करती है। अगर रेलवे का आप बजट देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में जो इन्होंने आज तक नहीं दिया, पूरे इलेक्ट्रीफाई, डबल लाइन है, ट्रेन है। तो राजस्थान में केंद्र सरकार ने इतना पैसा दिया है, और जेजेएम का जो 26,000 करोड़ रुपए दिया, आज ये कह रहे जेजेएम में हमें सहयोग नहीं किया। 26,000 में मात्र 6,000 करोड़ रुपए आप खर्च कर पाए हैं, यूटिलिटी सर्टिफिकेट आप नहीं जारी कर पा रहे हैं। और जो आपका पैसा पंचायत का पैसा आ रहा है, पंचायत की एक भी किस्त सरपंचों को नहीं दी। केंद्र का जो पैसा आया डायरेक्ट आपने उसको बिजली के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। पूरे राजस्थान के सरपंच और बीडीओ सब हड़ताल पे है, सीएमएचए हड़ताल पे है, नर्सिंग हड़ताल पे है। आपने देख रहे हैं कि पूरे राजस्थान की व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, और अपने आप में ये कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया। खाली सिलेंडर का आप प्रचार कर रहे हैं कि हम 500 तो 250 रुपए तो पहले ही हमारे उसमें जो उज्ज्वला योजना है ऑलरेडी मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा, जबकि 250 रुपए ऑलरेडी सब्सिडी मिल रही है। ये 500 रुपए का इतना प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसी जनता गुमराह होने वाली नहीं है, आने वाले समय में इनको जवाब भी दे देगी। सुना आपने कि ये तो दे रहे हैं, आप प्रचार कर रहे हो। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता और नेता हैं, ना वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता हैं, वो उस किसान के बेटे भी हैं जिसकी माँ और बहन और बेटे जो माटी से जुड़े हुए लोग हैं। और उन्होंने अपनी बेटियों का जिक्र किया कि किस प्रकार से बेटियों का जो बात वेदना की। कल एक तरफ देश की संसद के अंदर प्रधानमंत्री जी साष्टांग कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो बेटियां जिन्होंने 140 करोड़ आबादी को दुनिया की अलग देशों में गौरवान्वित कराया हो, राष्ट्रगान को गुंजायमान किया हो, जो तिरंगा अपने कंधों पे लेके जब इस धरती पे उतरी हो, प्रधानमंत्री अपने घर पे ले जाते और कहते अपनी बेटी हो, वो बेटियां कल तिरंगा लेके दिल्ली की सड़कों पे अपने प्रधानमंत्री के सामने अपनी बात रखना चाह रही थी, पंचायत करना चाह रही थी। किस बर्बरता के साथ में, कितना विभत्स दिल्ली पुलिस का करते इस देश ने देखा। ये बेटियों का संवाद है। प्रधानमंत्री के निवास से चंद किलोमीटर की दूरी पे इतने लंबे समय से राष्ट्रीय गौरव की बेटियां बैठी हैं, और उनका दुर्दांत जिन पे आरोप लगाया, जिस पे पॉक्सो एक्ट का मुकदमा हो, वो उस देश की संसद के अंदर तालियां बजा रहे हो और प्रधानमंत्री साष्टांग कर रहे हो। बेटियों के साथ खड़े हैं या दुराचारियों के साथ में खड़े हैं? बेटियों को न्याय दे रहे हैं या दुराचारियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं? ये पूरा देश देख रहा है। इसलिए बेटी बचाओ, किन से बचाओ, ये हिंदुस्तान की जनता तय कर रही है और करेगी चुनाव के माध्यम से, और बताएगी जब यह अवसर आएगा। दूसरा, उन्होंने जिक्र किया, योजनाओं का जिक्र किया, तमाम बातों का जिक्र किया। निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने जो हिस्सेदारी की ये बात करें, 2 बार यहां से 25 सांसद भारतीय जनता पार्टी के भेजे। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, विषम परिस्थितियां हैं, ढाणियों में लोग रहते हैं, आधी हिस्सेदारी राजस्थान की सरकार वहन करती है। जब हमने बार बार केंद्र की सरकार से इस बात की मांग की कि सरकार राजस्थान को विशेष दर्जा दिलाए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजस्थान की 8 करोड़ जनता की आवाज को मुखर करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और देश की संसद में एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें अपने खुद से प्यार है, पुनः सांसद बनना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान की जनता की प्यास बुझाने का जब वक्त आते हैं तो उनके होठ चिपक जाते हैं। इसलिए ये राजस्थान देख रहा है किस तरह का जो छल्लावा उनके साथ में किया जा रहा है, किस प्रकार से सांसद गौण नजर आते हैं। इस देश का अन्नदाता जो इस देश की राजधानी की सरहद पे सर्दी, गर्मी और बारिश में बैठा रहा, 800 से ज्यादा इनके काले कानूनों के कारण शहादत दे दी,
और आज 6,000 रुपए दे के किसान सम्मान निधि के नाम पे 20,000 प्रति हेक्टेयर लागत बढ़ाने वाले लोग पूछ रहे हैं। आखिर देश के प्रधानमंत्री से मैं उम्मीद करता हूं, और मैं इनसे भी उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये किसान के बेटे हैं, पूछेंगे कि देश के किसान की आमदनी आखिर क्या है। ये राजस्थान की धरा से पूरे देश को मैसेज जाएगा और प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि इस देश के अंदर किसान की आमदनी क्या है। आरसी जी, मैं देना चाहूंगा। जी जी आरसी जी, सहित आपको, आप किसान के बेटे हो, आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एमएसपी की बात करेंगे, 1.5 गुना करने का काम पहले बार भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जो स्वामीनाथन कमेटी में कहा था, उन्होंने ये कहा कि किसान की लागत मूल्य कम होना चाहिए, किसान की रेट बढ़नी चाहिए। जब किसान की रेट बढ़ती है तो आपके पेट में तकलीफ क्यों होती है, महंगाई की बात क्यों करते हैं आप? आज आपको पता होना चाहिए कि 1500 रुपए में बिकने वाली ज्वार आज 6,000 रुपए में बिक रही है। आपको पता होना चाहिए कि 3300 रुपए में कपास बिकने वाली 12-13 हजार रुपए तक बिक रही है। तो ये किसान, अगर किसान का जीरा 15,000 रुपए में बिकने वाला 45-50 हजार रुपए में बिक रहा है, ये सब गोड़ आपकी 7-8 हजार रुपए में बिकने वाली 22,500 में बिक रहा है, क्या किसान की आमदनी नहीं बढ़ रही है? गेहूं अगर मैं कहूं 1,000 रुपए में बिकने वाला, मोदी जी ने जब 2,000 से ऊपर उसका एमएसपी कर दिया। बाजरे की जब बात आती है एमएसपी की आप बात करते हैं तो आपका इंसानियत है। 1 मिनट के लिए, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दे। अगर नहीं, वही उसी विषय पे मैं आ रहा हूँ। एमएसपी की जब बात आती है, बड़ी चिंता करते हैं किसान की, तो आपकी सरकार को कहना चाहिए तो बाजरा एमएसपी पे आप खरीदते। राजस्थान सरकार ने यह कह के मना कर दिया कि हमारे पास में बारदाना नहीं है, तो उसके लिए जिम्मेदार किसान है। आपको शर्म आनी चाहिए अपनी सरकार को कहते हुए, तो आपको मुंह बंद हो जाता है। और जब किसान की बात करते हैं कि डबल आई कैसे होगी, हम कह रहे हैं कि पहले बार किसी मूंगफली की रेट इसलिए बढ़ी वहां पे कि आज मोदी जी ने जब मलेशिया से जो पाम ऑयल आ रहा था उसको 0 कर दिया। और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर पहले बार जो कांग्रेस के राज में टोटल जो तेल की मीलें बंद हो गई जी, वापस चल गई। चाइना से आने वाला धागा बंद हो गया, तो पूरे के पूरे सूरत के बाजार चल गए और लोगों को रोजगार मिल गया। इस चीज को आपको स्वीकार करनी चाहिए जी। लेकिन मैं तो एक बात जानना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पहले जो क्लेमिटी रिलीफ फंड है उससे जो पैसा जारी होता था उसको भी अभी 33% कर दिया खराबे को, पहले 50% था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात एमएसपी की जो बात आप कर रहे हैं कि खरीद कहाँ हो पाती है? बाजरा देखिए हमारे बम्पर पैदावार होती है, लेकिन खरीद नहीं हो पाती है। मूंग, मोठ, जो भी कोई क्रॉप देख लो जिसकी पूरी तरह से खरीद नहीं हो पाती है सरकारी। आपको लगता है कि पहले से बेहतर पोजीशन बनी है, लेकिन जो किसान अगर अपनी क्रॉप को बेचना चाहता है, क्योंकि उसका अभी जो आप लोगों का मकसद नेक है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा कि बिचौलियों को दूर करके और डायरेक्ट उसके पास में पैसा मंडियों में लेकर के आता था, वो जा रहा है। लेकिन सर 10 क्विंटल की लिमिट, उसके बाद में बाजरे का तो कुछ वो ही नहीं है, बाजरा तो पूरा ही नहीं बिक पाता। अगर देखे तो 6% बाजरा खरीदा ही नहीं। एक बार वसुंधरा जी के टाइम खरीदा गया, आज तक नहीं खरीदा गया। मैंने वही कहा ना, बाजरा जो है मात्र 6%। तो बाजरा हो चाहे मूंग मोठ हो, मूंगफली हो, जो किसान की क्रॉप है उसको भरोसा आज भी सरकारों पे कि सरकारी मेरी खरीद होती है तो मुझे वाजिब पैसे और समय पे मिल जाएंगे। बिल्कुल योगेंद्र जी एकदम एग्जैक्ट सही कह रहे हैं। किसान को एमएसपी पे खरीदना चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार है। अगर हरियाणा में एमएसपी पे खरीदते हैं तो राजस्थान में क्यों नहीं खरीदते? अब बात रही मोदी जी का भला हो कि बाजरे को आज भी श्रीअन्न कर दिया। एमएसपी आज इनके राज आने के बाद में मोदी जी ने सब रेटें एमएसपी से ऊपर बिक रही है। इनको सिर्फ खरीदने की जरूरत पड़ी तो बाजरे खरीदने की जरूरत पड़ी, बाजरे को नहीं खरीद पा रहे। आज सरसों की एमएसपी से रेट नीचे है, सरकार ने परमिशन दे दी, उसके बाद में भी आज भी कांटे नहीं लग रहे हैं। और ये उसमें कंप्यूटर में ऐसा सिस्टम डाल रखा है कि जब अपनी कहीं भी वो अपने बुक कराना चाहता है तो वहां पे बंद बताता है, उसका सॉफ्टवेयर बंद बताता है। तो इसके लिए जिम्मेदार तो राज्य सरकार है ना, उनको जिम्मेदार स्वीकार करनी चाहिए। ये केंद्र को लेटर लिखते, बाजरे के लिए दबाव बनाते, परंतु इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने एक ही काम कहा कि हमारे पास में बारदाना है, बाजरा हमारे, इन्होंने ये यहां तक कहा मुख्यमंत्री जी ने कि बाजरे को हम पीडीएस में नहीं बेच सकते। तो ये क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसान को फायदा पहुंचाया जाए? ये काम जनता का नहीं है कि आप पीडीएस में बेचते हैं या आपके गोदाम में रखते हैं। ये तो सरकार, उसके लिए जन कल्याणकारी सरकारें जिम्मेदार होती है। जी चलिए योगेंद्र आपके पास आना चाहूंगा मैं, समय थोड़ा कम है, 30 सेकंड में बात कहिए अपनी। किसान हमेशा से एक एजेंडे का केंद्र बिंदु रहा है, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो, महिलाएं रही हैं, बेरोजगार रहा है, श्रमिक रहा है। अभी क्या लगता है आपको कि किसान के दिन फिर पा रहे हैं? देखिए
किसान के लिए तो हर बार चुनौती रही है, चाहे प्राकृतिक आपदाएं हों, चाहे मौसम में जो बदलाव होता है वो होता है, खाद्यान्न की कमी, और धीरे धीरे जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका भी असर किसान को ही है। हालांकि और जब जरूरत होती है तब यूरिया और खाद तक नहीं मिलते, तो स्थिति ऐसी है कि किसान चुनावी मुद्दा जरूर हो सकता है, लेकिन चुनाव के बाद उस किसान को क्यों भूल जाते हैं, ये एक हमेशा मुद्दा रहा है। तो ऐसे में एमएसपी बढ़ा दी जाए, खाद्यान्न की खरीद हो, लेकिन स्थिति ऐसी होती है जब खरीद होती है, आप कभी जब किसी मंडी में या कहीं जब गवर्नमेंट एफसीआई को खरीदती है तब आप देखो किस गुणवत्ता से उसे खरीदने की प्रयास है। कुछ तो किसान ऐसे होते हैं जो उसमें उसके क्राइटेरिया में नहीं आ पाते, तो ये कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें उन्हें रिलैक्सेशन देने की जरूरत है, शिथिलताएं दे तब तो किसान हो। स्थिति ऐसी होती है कि जब तक खरीद नहीं होती उससे पहले किसान को अगर पैसा चाहिए तो उसे जो महाजन होगा, बढ़िया होगा, उसे अपनी उपज बेचनी पड़ जाती है, तब तक तो उसे इतना नुकसान हो जाता है। निश्चित रूप से उस किसान की मजबूरी से जो उसका फायदा उठाया जाता है। मुझे लगता है कि मैं ये नहीं कहूंगा कि किसान के बारे में कोई सरकार सोचती, निश्चित रूप से सोचती होंगी, लेकिन किसान के आंसू अभी भी जो झलकते हैं उसके अंदर से कि वो इतनी मेहनत करता है, इसे कोई खारिज नहीं कर सकता, सबको दिखाई देता है। लेकिन हमें गौर करना होगा कि किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता है, हमें वहीं से समझना होगा। कोई भी व्यक्ति, व्यापारी अपने बेटे को व्यापारी बनाना चाहेगा, दूसरे जो भी पेशे में जो लोग हैं सब बनाना चाहेंगे, लेकिन किसान जानता है कि मैं किस तरह से कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी घर भी नहीं चला पा रहा हूं, तो मेरे बेटे को ये दिन क्यों देखने पड़े। और अगर हम इस सिस्टम से दूर चले जाएंगे, देखिए कहने को बेशक दावा कोई भी सरकारें करें, लेकिन अभी भी किसान के लिए जो धरातली चीज सोची जानी चाहिए वो नहीं सोच पा रहे हैं। एमएसपी का जिक्र किया जाता है, इसे मैंने पहले भी कहा कि ये मैं बिल्कुल खारिज नहीं करता कि किसी सरकार ने किसान के बारे में सोचा नहीं या कुछ किया नहीं, बिल्कुल किया होगा, लेकिन किसान के लिए वो अंत्योदय की तरफ देखिए किसान को कि हाँ वास्तव में उसने तो फसल को खराब किया नहीं, अगर भीग गई उसके बारे में विचार करना चाहिए। बड़ी उसके साथ एक छलावा होता है जब इंश्योरेंस के पैसे उसे मिलते हैं, बड़ी रोचक बात होती है, कितने पैसे, सैकड़ों में 100 के हिसाब से पैसे, 150 रुपए, 500 रुपए। फिर भी अगर रकबे की बात करें तो उस इकाई को और शॉर्ट किया है, लेकिन उस किसान के खेत को इकाई मान करके आगे काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि तब जाके किसान के लिए सही न्याय हो पाएगा कि उसकी बारीकी से उसकी चीजों पर गौर फरमाया जाएगा। बेशक कहने को कुछ भी कहें, लेकिन अमृत महोत्सव में अगर किसान के साथ में अगर ये छलावा से बाहर नहीं लेकर के जाएंगे तो मुझे लगता है कि पूरी तरह से हम न्याय नहीं कर पाएंगे। मैं छलावा इस वजह से कह रहा हूं, सबके जहन में सब जानते हैं, आज भी रूरल बेल्ट से जो सांसद आते हैं किसी न किसी तरह से उनका किसानी से, खेती से कोई ना कोई ताल्लुक रहा है, वो जानते हैं, लेकिन अगर मुंह बंद करके अगर बैठ जाते हैं तो मुझे लगता है नाइंसाफी है। आवाज बुलंद करनी चाहिए, कहना चाहिए, तब मुझे लगता है कि वो हमदर्दी है वो यथार्थ में बदलेगी। क्योंकि किसान के प्रति पीड़ा इस वजह से है, अभी भी वो ये मान करके चलता है कि मैं कोई फसल लगा रहा हूं, समय के अनुसार सीजन के हिसाब से चलाऊंगा तो 2 पैसे आएंगे, 3 फसल करने की कोशिश करता है। लेकिन प्राकृतिक आपदाएं जिस तरह से स्थितियां बनाती हैं, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, 10 लोग बैठ जाते हैं, 50 लोग धरने में बैठ जाते हैं, 5 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी या संविदा पे, किसान किसके लिए रोएगा। उसके टमाटर की फसल अगर खराब हो गई, सब गोल की फसल खराब हो गई तो रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और ज्यादा अगर डिप्रेशन में चला गया तो रस्सी का फंदा लगा के सुसाइड कर लेगा। उस मर्ज को, उस दर्द को पर रहम करना चाहिए और सोचना चाहिए वास्तव में किसान की पीड़ा कहां जा रही है। अगर उसे बाहर नहीं निकालेंगे तो मुझे लगता है कि नाइंसाफी होगी। माफ करिएगा, समय का अभाव है, मुद्दा काफी लंबा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।